सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के मंच पर सभी सखियों और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हुए प्यार भरा नमस्कार भेज रहे हैं। और आज हमारे साथ सखी सहेली परिवार में कोई आया है और वो है हमारी मौसी रज्जो मौसी। मौसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी बिटिया, आपने मेरा परिचय श्रोताओं से करवा दिया है। मैं भी आप श्रोताओं का हृदय से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे स्वीकार करेंगे और दिल में थोड़ी जगह जरूर देंगे। बिल्कुल देंगे मौसी। और मौसी, हमारे सभी सखियां और श्रोता इतने प्यारे हैं कि बस आप देखिएगा आज कितना प्यार देंगे हमें, है ना। उनके जी मौसी, और संदेश में देखिए उनके बहुत सारे संदेश आ चुके हैं जिसमें आपका स्वागत वो तहे दिल से कर रहे हैं। तो मैं दिल से आभार भी व्यक्त कर दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बताएं कि हम अपने सुनने वालों को आज क्या क्या किन किन विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं। बिल्कुल मौसी, देखिए आज हम बताएंगे उन्हें व्यंजन के बारे में, जिसमें मौसी भुट्टे के व्यंजन की बात होगी, है ना मौसी। अच्छा लगता है ना भुट्टे, बहुत, बहुत इस मौसम में तो खास कर। जी, और हर जगह देखिए आप भुट्टे दिख भी रहे हैं, बाजार में आ गए हरे हरे बढ़िया प्यारे से भुट्टे। और मौसी, भुट्टे से जुड़ी हुई बचपन में बहुत सारी यादें भी तो होती है ना। बिल्कुल, है ना। एक तो जो उसका वो होता है ना, जब खाने के बाद जो बच जाता है, क्या कहते हैं उसे बीच का। बिल्कुल। तो हम लोग उसकी तो बाद में किसी से करेंगे, लेकिन अपने श्रोताओं को सखियों को बोल देते कि भाई अगर कुछ बचपन की कुछ यादें आ जाएं आपको याद, तो वो भी लिख डालिएगा, हमारे साथ साझा करिए। और व्यंजन तो रेसिपी तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और मौसी, इसके साथ साथ जो मानसून का मौसम है, इसमें फंगस, मानसून और फंगस की बात हम करेंगे इस मौसम में, जो खासकर हो जाती है, जो हमें बहुत परेशान करती है। जी मौसी। और बहुत सी उसके साथ कौन सा विषय अगला होगा हमारा। और हम आज बात करेंगे सखी विशेष में नृत्यांगना गीता महालिक के बारे में। जी, और इसके साथ साथ दूसरा विषय भी है ना मौसी, जो बोझ ख्वाहिशों का। हाँ, है ना। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सटीक विषय आज चुना गया है। जी, मैं इसके लिए तुम्हें धन्यवाद करती हूँ। और ये आज के समय में जो है ना, वो हम सबके ऊपर होता है। बिल्कुल, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में तो बात करेंगे। जी, गीत सुनवाएंगी क्या? हाँ बिल्कुल मौसी। तो चलो एक गीत सुन लेते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर।
जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियरा रे झूमे रे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। जिनके बलम मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। जिनके बलम मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। सारी मतवारी घटाई घन घोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। जियरा रे झूमे रे ऐसे तो मौसी देखिए, सावन के महीने में जिया ऐसे ही झूमता है ना जब बारिश होती है ना। बहुत ही प्यारा सा गीत था और ये बिल्कुल। फिल्म भी बहुत मशहूर हुई थी अपने जी, समय में। जी। और मौसी बस ऐसा लगता ना कि इस मौसम में थोड़ा सा डांस कर लिया जाए, है क्यों ना? नहीं, क्यों नहीं। इसमें बारिश में तो सब भीगते ही हैं, बिल्कुल। भागते हैं, दौड़ते हैं, बिल्कुल। तो फिर नृत्य क्यों ना हो जाए। बिल्कुल, लेकिन हम बात करेंगे ना आज सखी विशेष में गीता महालिक हाँ। नृत्यांगना जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो गीता महालिक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। इसके साथ ही उड़ीसा नृत्य की बेहतरीन प्रतिपादकों में से एक हैं। ये 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में सबसे पुराना है। और गीता महालिक का जन्म 1948 में कोरापुट ओडिशा में हुआ। बहुत ही कम उम्र में आपने नृत्य सीखना शुरू कर दिया और आपके गुरु रहे देबा प्रसाद दास, जिनसे नृत्य की बारीकियां सीखी गीता ने और अपनी कला के प्रति हमेशा बहुत समर्पित रहीं। आपने मायाधर राउत से भी प्रशिक्षण लिया। जी, और गीता महालिक आगे चलकर अपनी नृत्य कला में बहुत प्रसिद्ध हुई और उन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चीन, इटली, स्पेन, अमेरिका और बहुत सारे देशों में उन्होंने अपनी जो थी प्रदर्शन किया और यात्राएं करी, अपनी कला को सबके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। तो बहुत ही बड़ी बात है इस तरह से अपनी नृत्य कला को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, अपने देश का नाम रोशन किया उन्होंने विदेशों में, और विदेशों में ही नहीं, भारत में भी लगभग सभी प्रमुख नृत्य समारोहों में आपने प्रस्तुति दी, जैसे खजुराहो नृत्य महोत्सव, अलोरा एलिफेंटा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, महाबलीपुरम महोत्सव, बहुत ऐसे उत्सवों में वो शामिल होती रहीं।
बिल्कुल। और इसके अलावा गंगा महोत्सव है या मांडू महोत्सव है, कला महोत्सव है, ये भी उनमें से एक है और आपको ओडिसी की पारंपरिक शैली को एक राष्ट्रीय पहचान देने का श्रेय जाता है। हमने कुछ और महोत्सव के बारे में भी बताते हैं, जैसे मुक्तेश्वर महोत्सव, नृत्य महोत्सव, बद्री केवट उत्सव, ताज महोत्सव। इसके अलावा उज्जैन में कालिदास समारोह में भी अपने नृत्य कला का प्रदर्शन किया उन्होंने। बिल्कुल। और इसके साथ ही आप व्यापक रूप से रस अभिव्यक्ति की माहिर के रूप में जानी जाती हैं। गीता महालिक ने लावण्यवती, कृष्णाभिलाषा और द्रौपदी, अंतरिम प्रश्न जैसे कई नृत्य नाटकों की कोरियोग्राफी की है, जिन्हें आलोचकों से प्रशंसा भी मिली है। और उन्होंने अपने इस कला के माध्यम से कई परिवर्तनात्मक व्याख्याओं और धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष आयाम दर्शाए हैं। कई पदों पर आपने काम भी किया है, कार्य किया है और कई पुरस्कारों से नवाजी भी गई हैं। चाहे हम अगर कुछ का नाम ले अगर तो 2014 में पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2010 में, 2012 में उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी, और भी कुछ पुरस्कार है ना मंजरी? बिल्कुल। ग्रामीणी पुरस्कार भारत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केंद्र से उन्हें मिला और सीनियर राष्ट्रीय फेलोशिप संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया। और मौसी आज भी ये अपनी कला के प्रति समर्पित है। और जो कलाएं होती हैं तो कहना चाहिए कि जब हम इनकी बात करते हैं, इस तरह की जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं सखी विशेष के अंतर्गत बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबको, बच्चों को, सभी को प्रेरणा मिलती है कि वो भी इस तरह से करें। अपनी अंदर हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला छुपी होती है। बिल्कुल। और नृत्य ऐसी कला है, ऐसी शैली है जो आपको शारीरिक रूप से भी बहुत स्वस्थ रखती है। अगर हम अपनी नृत्यांगनाओं को देखें तो उनको देखकर लगता है कि वो आज भी कितनी बिल्कुल फिट है, नहीं मंजरी? और अपनी ये कला है, संस्कृति है, तो इसे बढ़ावा तो देना हमारी मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल जिम्मेदारी बन जाती है मौसी। और जो हमारी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, देखिए आजकल कैसे वो देखते हैं टीवी पर या मोबाइल पर गाने देखते हैं तो डांस करना सीख जाते हैं। तो अगर बारीकी सिखानी है तो किसी ना किसी गुरु के पास उन बच्चों को भेजना होगा। हाँ। और मौसी आजकल बच्चे तो क्या बड़े भी जो है ना, वो क्या कहते हैं कि उन बड़े भी सीख रहे हैं। जैसे वृद्ध महिलाएं हैं या सखियां हैं, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती ना। बिल्कुल, कभी भी सीख सकते हैं। अभी पिछले दिनों में अखबार में पढ़ रही थी कि एक 70 वर्ष के उम्र के व्यक्ति ने स्कूल जाना शुरू किया है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो अब उन्होंने हमारे किसी नॉर्थ ईस्ट राज्य से ये खबर हमने पढ़ी। तो सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं। तो अब कोई गीत की ओर बढ़ रही है क्या मौसी? अभी तो गीत तो नहीं, थोड़ी सी बातें करके फिर हम अंतराल की ओर बढ़ेंगे क्योंकि अंतराल लेना बहुत जरूरी होता है। क्यों नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेते हैं एक अंतराल के बाद फिर चर्चा करते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिटिया, हम बात कर रहे थे नृत्य के बारे में और आज हमने बात भी की अपने जानी मानी नृत्यांगना गीता महालिक जी के बारे में। तो क्यों नहीं एक गीत शास्त्रीय नृत्य पर आधारित हो जाए, हम सुने? जी बिल्कुल। नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
तो मौसी देखिए, अब इतना प्यारा सा गाना सुना ना हम लोगों ने मिलकर बिल्कुल। सभी ने। तो अब बात करते हैं कि मानसून और फंगस। तो ये जो बारिश का मौसम है, इसमें नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फंगस लगने की समस्या हो जाती है। तो हमारे एक श्रोता ने एक संदेश लिखकर भेजा है कि मानसून का मौसम सुहाना तो होता है, लेकिन इसके साथ ही मानसून अपने साथ कई दिक्कतें लेकर भी आता है। बारिश का मौसम आते ही बैक्टीरिया हर जगह तेजी से पनपने लगते हैं और पानी और नमी में बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। बारिश में होने वाले अनेक समस्याओं में से एक समस्या है फंगल इन्फेक्शन। इस मौसम में आप खुद को चाहे जितना भी बारिश के पानी से बचा लें, लेकिन आपके पैर इस गंदे पानी की चपेट में आ ही जाते हैं, जिसकी वजह से पैरों में सड़न, खुजली और फोड़े फुंसी होने लग जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी इन्होंने कि इस तरह की समस्या हमारे घर से लेकर के हमारे शरीर तक में ये फंगल इन्फेक्शन या फंगस की समस्या हो जाती है। एक और मैसेज है, उसे मैं शामिल करती हूँ। मॉनसून में फंगस का आक्रमण स्वाभाविक है। धूप के अभाव में जब अंतवस्त्र सही ढंग से सूख नहीं पाते हैं, तब एक प्रकार का फंगस उत्पन्न होने लगता है, जिससे विभिन्न प्रकार के फंगल इन्फेक्शन वाली त्वचा संबंधी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इससे बचना चाहिए। बीमारी उत्पन्न हो नहीं पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर भी यदि उत्पन्न हो गई हो तो उसके इलाज हेतु अग्रसर होते हुए सचेष्टता बनाए रखनी चाहिए। अब देखो ना, मॉनसून, बारिश, पानी में भीगना हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि फंगस इन्फेक्शन होने लगता है। बिल्कुल। और घर में कहाँ कहाँ फंगस हो सकता है, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ता है मौसी, क्योंकि भाई अंधेरे, जहाँ पर अंधेरा हो, रोशनी ना जाती हो, कम हो और पानी की जगह ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर फंगस बहुत फैलती है। और बहुत समय से अगर आपने किसी कोने की सफाई नहीं की है तो वहाँ पर भी ये समस्या हो सकती है। जैसे कि रसोई के डिब्बों की आसपास की बात करें, अनाजों में लग जाती है फंगस। कई बार हम उन्हें ध्यान खोलना रह जाता है, देखना रह जाता है। और दरवाजे, खिड़कियों में भी फंगस की समस्या हो जाती है। और मौसी जो डिब्बे होते हैं ना, जैसे कि आटे का डिब्बा है, पीपा जिसे कहते हैं, तो कई बार होता है जल्दी जल्दी में आप आटा निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आटा चिपक रहा है, बाहर भी फैल रहा है, तो उस जगह भी उसके नीचे अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो वहां पर भी आपको फंगस नजर आने लग जाएगी, क्योंकि वो आटे के साथ मिल गई नमी में। बिल्कुल जी। और भी कई जगहों पे देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा तो मैंने देखा है मंजरी बिटिया कि जब कपड़े जो सूखते हैं ना, अगर वो पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, या जो पहने हुए कपड़े हैं आपने अगर नहीं धोए और उसको वैसे ही तह करके रख दिया, तो उसमें भी हमें फंगस दिखाई देने लगते हैं। बाथरूम में फंगस जो आप सामान रैक में रखते हैं, उन्हें बहुत दिनों से अगर नहीं देखा है तो उसमें लग सकती है फंगस। किताबों की अलमारी की अगर बात करें, ग्रंथों में या जो भी आपके पास है, उसमें लगने की संभावना होती है। जूते की अलमारी में भी कहते हैं, अगर आप, वो घरेलू नुस्खा कहते हैं, अगर आप लहसुन रख दें, कुछ इस तरह प्याज के छिलके रख दें तो फंगस लगने की संभावना कम हो जाती है ना। बिल्कुल। और इसी तरह हमारी और एक श्रोता लिखते हैं कि मानसून का मौसम, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी वर्षा के कारण धरती पर किए तरह के परिवर्तन, कई तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं और बहुत सारी बीमारियां महिला पुरुषों के अंदर भी फैलने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पर इस मौसम में पैरों के अंदरूनी सूजन हो जाती है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। हाथों में, उंगलियों में, नाखूनों के ऊपर सतह पर भी हो जाता है। नाखून का उठ जाना भी एक आम सी बात है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि गर्दन के ऊपर भी दांत का निकलना इस मौसम में हो सकता है। तो भाई इसलिए इन्होंने कहा कि बचना तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और जैसे कि ड्राइंग रूम के पर्दे की बात करी है, कवर है और कालीन है, डोर मैट, चटाई, गद्दे, इन सब में भी फंगस लगने की समस्या रहती। तो इन दिनों कम से कम महीने में एक बार आप इन सब चीज़ों को जरूर बदलें, धोएं, सुखाएं। जैसे ही धूप मिले तो आप जरूर सुखा लें। और मौसी, बाथरूम में जब फंगस हो जाती है तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, खासकर इस मौसम में। और एक और मैसेज है, ये है, इसमें लिखा है इन्होंने कि बारिश के मौसम में फर्नीचर, घर के सामान और कपड़ों पर मोल्ड यानी फफूंद और फंगस बढ़ जाते हैं। ये घर में खुले दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदान, कपड़ों और जूतों में भी चिपक कर आ सकते हैं। इसके अलावा कागज के उत्पाद, कार्डबोर्ड, सीलिंग टाइल्स, लकड़ी, यहाँ तक कि फ्रिज की रबड़ भी फफूंद और फंगस को पनपने के लिए अनुकूल माहौल देती है। मोल्ड की वृद्धि अक्सर काले धब्बों के रूप में दिखाई देती है। इनके रंग अलग अलग भी हो सकते हैं और इनसे दुर्गंध भी आती है। इनकी दुर्गंध तेज
या बुरी हो सकती है और सिर दर्द, नाक में खुजली, चक्कर, थकान और उबकाई का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए खिड़की दरवाजों को लगातार बंद न रखें, फर्नीचर को दीवार से दूर रखें, लीकेज और सीलन को ठीक करवाएं। बहुत सारी जानकारी हमारे सभी श्रोता सखियों ने दी है। तो मौसी क्यों ना एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ जी। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, बागों में खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे।
मौसी समय हो चला है अंतराल का, तो अंतराल लेने के बाद फिर मुलाकात करते हैं बिल्कुल। सभी से। एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत है मंजरी बिटिया। और जी। हम बता रहे थे फंगस के बारे में, जी। और भी कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं, एक शामिल कर लेती हूँ मैं, बिल्कुल। कि बरसात में और बीमारियों के साथ फंगस भी हो जाना आम बात है। कपड़े पूरी तरह से सूख नहीं पाते, गीला तौलिया, कपड़े आदि को इस्तेमाल करते रहने से शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। उस जगह दाने निकल आना, खुजली होना शुरू हो जाता है। शरीर के वे भाग जो ढके रहते हैं वहां ज्यादातर होता है, पैर भी ज्यादातर भीगे रहते हैं, वहां बीवाई हो जाती है। इनसे बचाव के लिए शरीर सूखा रखें, अगर हो जाए तो डॉक्टर की सलाह से बताएं, एंटी फंगल क्रीम लगाएं, लगातार नमी और सीलन से बचें। जी जी मौसी, और एक और संदेश है कि लिखते हैं कि बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जिसमें बैक्टीरिया तेजी से आते हैं। फंक्शन इन्फेक्शन की वजह से किसी भी उम्र में मतलब ये प्रभावित कर सकता है जो इन्फेक्शन होता है। और इसी की तरह लिखते हैं कि मानसून का मौसम तो सुहाना होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कई दिक्कतें लेकर आता है। और बारिश का मौसम है तो भाई बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं, और पानी और नमी से बैक्टीरिया बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस तरह के संदेश लिखे। और देखा जाए तो मौसी, जैसे कि विद्युत के जो उपकरण होते हैं घर में, जैसे ओवन हुआ, फ्रिज हुआ, मिक्सी है या फैन है, लैंप है, इन सब के आसपास भी नमी की वजह से फंगस आ जाती है। जैसे कि आपने कुछ बनाया, निकाला और ठीक से पोंछना नहीं रह गया, उसे साफ नहीं तो किया। साफ नहीं कर पाए तो उसमें हो जाती है। और पौधों में लग जाती है। जी, पौधों में लग जाती है फंगस। और वो तो आप चाहे वो मतलब अंदर रखते हैं तो उसमें तो आ ही जाता है, लेकिन जो बाहर हमारे पौधे होते हैं खुले में जो होते हैं, आगे शेड लगा है या नहीं लगा है शेड, तो उसमें भी फंगस हो जाती है। पत्तों के ऊपर सफ़ेद कलर की फंगस फैल जाती है, तो वो धीरे धीरे पेड़ को मुरझाना शुरू कर देती है, पौधे को, तो वो बहुत समस्या हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना रहता है कि जैसे ही मौका मिले तो आप उन पत्तों को तो पहले हटा ही दीजिए, अलग कर दीजिए, और उस पर आप क्या कहते हैं कि हल्दी का घोल है उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और नीम के पानी का भी स्प्रे आप कर सकते हैं, और इसकी जगह आप सिरका या बेकिंग सोडे का भी पानी का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे धूप निकले तो आप धूप दिखाएं। और मौसी मिट्टी में जो गमलों की जो मिट्टी होती है ना, उसमें भी बहुत फंगस लग जाती है, तो उसके लिए भी आप ऊपर का हटा दें और धीरे धीरे मिट्टी को थोड़ा बदलें, और पानी की मात्रा कम देनी है आपको इन मौसम दिनों। में ऐसे ही इतनी बारिश हो जी। रही है तो पानी की मात्रा तो यकीनन आप कम ही इस्तेमाल करें। और राशन जो लोग बहुत भर लेते हैं जी, ना, जी। मुझे लगता है इस मौसम में, ऐसे मौसम में कम लाएं, जरूरत के हिसाब से लाएं, और उसे आप स्टोर ना करें। धूप दिखाते रहें, धूप तो कम निकलती जी, है मंजरी बिटिया, लेकिन धूप जब भी निकले उसे जरूर दिखाएं। खिड़की दरवाजे खोलें ताकि बाहर की हवा, रोशनी आ सके, और बिल्कुल। एग्जॉस्ट फैन लगाएं। किताबों की अलमारी दीवार से दूर रखें। बहुत से लोग चिपका देते हैं, जी, बिल्कुल, जी, जी। तो वो अगर दीवार में वो सीलन अगर आ गई हाँ। तो फिर वो अलमीरी में भी लग जाएगी। इसका बहुत बिल्कुल। ध्यान रखने की जरूरत है। जी। और जो मतलब कहना चाहिए कि इन सब पर तो ध्यान देना ही देना है। और आपके फर्नीचर वगैरह तो उनको आप पोंछते रहें, और जो पेंटिंग्स लगी रहती घर में, पेंटिंग है या हाँ, फूलदान आपने उसमें भी रखा लग है, जाते उनमें भी नमी की वजह से फंगस आ जाती है। तो आप समय समय पर थोड़ा सा मेहनत जरूर रहेगी बारिश के मौसम में, लेकिन देखो ना, सफाई के प्रति ध्यान दें, है ना? बिल्कुल। और कपूर, लौंग की पोटली जी। अगर बनाकर कपड़ों की अलमारी में रखें जी। तो फिर फंगस लगने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल मौसी, आपने बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सा नुस्खा दे दिया अभी है। आते भी तुमने ये बात बताई
देखिए ना, जी। तो मैंने सोचा अच्छा मंजरी भूल गई, चलो मैं ही बता दूं। क्या बात है, देखिए मौसी होती है इसीलिए कि बच्चों की भूल को वो याद रखती है और मौके पे कह देती है। तो बिल्कुल। मौसी क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों जी। नहीं, नेकी और पूछ पूछ। सच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए, सच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए, वो बंदी क्या छूटे वहीं पे जिए वहीं मर जाए। सच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए, वो बंदी क्या छूटे वहीं पे जिए वहीं मर जाए। सच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए। जिन पे चल ना पाए जंजीरों की जोरा जोरी, जिन पे चल ना पाए जंजीरों की जोरा जोरी, उनको खींच के ले आए कच्ची रेशम की डोरी। किसी ने सच ही कहा है कि दो ही बातों के बीच मन का मीत बन जाए। वो दुश्मन जो बड़े बड़ों के कभी हाथ नहीं आए, सच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए। ऐसा भी आता है कोई एक पवन का झोंका, ऐसा भी आता है कोई एक पवन का झोंका, गंगा जल पे भी हो जाता है मदिरा का धोखा। किसी ने सच ही कहा है कि झूठे वादे के साथ जिसे तोड़ दिया जाए, वो बंधन ना जुड़े जुड़े तो जुड़े गांठ पड़ जाए। कच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए। मन मंदिर में तेरी मूरत जीवन तेरी पूजा, मन मंदिर में तेरी मूरत जीवन तेरी पूजा। मेरा तेरे द्वार बिना प्रीतम नानी घर जूझा। किसी ने सच ही कहा है कि सच्चे नाते के साथ जिसे प्रेम किया जाए, वो पंछी। तो देखिए इतना प्यारे से गीत मौसी हम लोगों ने सुना, सबको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना बुआ? बिल्कुल। मौसी कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। याद तो बुआ कर लेना होती है, चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जी जी जी। तो देखो ना, बहुत प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत मैसेज आए हैं। हाँ। जो हमने कहा था कि हम बोझ ख्वाहिशों पर बातचीत जो करेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है ये, जो मैं पढ़ूं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मंजरी, हाँ। ये लिखा है कि हल्की फुल्की सी तो जिंदगी होती है, बोझ तो ख्वाहिशों का होता है। यही दो लाइनें पूरी हकीकत बयां कर रही हैं। बस अगर इस बेलगाम ख्वाहिशें उतार दी जाएं तो जीने का मजा भी ले सकते हैं और खुशियों को भी अनुभूत कर सकते हैं। ख्वाहिशें कुछ यूं भी अधूरी रही, पहले उम्र नहीं थी, अब उम्र नहीं रही। क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेज रहे हैं। और देखिए एक संदेश और है कि इच्छाएं ही मनुष्य के जीवन की अशांति का मूल कारण होती हैं। शांतिपूर्वक और सार्थक जीवन जीने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। अधिक से अधिक संपत्ति और भौतिक संसाधनों को जुटाने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन हर एक इच्छा की पूर्ति असंभव होती है।
मैंने अपने खेतों में इस साल भी भुट्टे की फसल लगाई है और ख्वाहिश है कि वीबीएस के सभी सम्मानीय उद्घोषकों और श्रोता मित्रों को भुट्टे खिलाएं। लेकिन वही बात है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। लेकिन मौसी इतना प्यारा सा संदेश लिखा है, कोई बात नहीं, हम मन की आंखों से आप तक आपके भुट्टों के खेत में हमने जाके बिल्कुल अनुभूति कर ली उसकी। अनुभूति कर ली, बिल्कुल। और देखो एक और मैसेज है, ये जो संदेश है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हमारी ख्वाहिशें अनंत हैं और उन ख्वाहिशों को पूरा करने में हम अपना जीवन लगा देते हैं, लेकिन वे पूरी नहीं हो पाती। फिर इसी उधेड़ बुन में एक दिन हम दुनिया से निकल जाते हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति में हमें एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नहीं तो अंततः हमें कुछ हासिल नहीं होता और हमारे प्रयास भी सब निरर्थक हो जाते हैं। हम जो चीजें प्राप्त करने के लिए समय, धन और दिमाग लगाते हैं, वे चीजें हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं, वे हमारे परिवार को कितना खुशहाल देंगी, करेंगी, वे समाज को कोई भी दिशा देंगी। अतः ख्वाहिशें वही पालिए जो आपको तरक्की दें, देश और दुनिया के लिए प्रासंगिक हो। वे ख्वाहिशें कतई न पालिए जो आपको आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाती है। आपकी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है बिटिया, कि आर्थिक स्थिति के अनुसार ही एक निर्धारित सीमा में इन्हें प्रशय दें। आपकी कार खरीदने की इच्छा तो है, किंतु लोन लेकर उसे लौटाने की आर्थिक स्थिति गवाही नहीं दे रही, तो आप किराए के वाहनों से ही काम चलाएं। अपने परिवार को कर्ज के दलदल में न झोंके। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात लिखी इन्होंने, सटीक बात है। और मौसी देखिए एक और संदेश है कि जिंदा दिल है तो ख्वाहिश होना स्वाभाविक है, अकेले हैं, पैसा है तो ख्वाहिश पूरी करना आसान होता है। कभी कभी कुछ कारणों से ये पूरी नहीं हो पाती है तो थोड़ी निराशा होती है। धीरे धीरे परिवार बढ़ता है तो ख्वाहिशों का दायरा बढ़ता है। पति पत्नी, बच्चों, माता पिता सबकी ख्वाहिशें पूरी करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है और फिर भी कमी रह जाती, शिकायतें रह जाती हैं। धैर्य रखिए, ऐसी प्यारी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। और मौसी एक और संदेश है कि हल्की फुल्की सी तो जिंदगी होती है, ये तो आपने पढ़ा ही है ना, बोझ तो ख्वाहिशों का होता है, याद आ गया। लेकिन इतनी अच्छी लाइन तो लग रहा था कि दोबारा पढ़ ले। तो मौसी क्या है कि जिंदगी जो है फूलों जैसी रंग भरी होती है और हल्की फुल्की सी होती है, लेकिन हमारी जो ख्वाहिशें होती है ना, उनकी वजह से मन पर बोझ सा पड़ने लग जाता है ना। बिल्कुल, लेकिन देखो ना, छोटी छोटी ख्वाहिशें हम पूरी कर सकते हैं। बारिश में भीगना भी एक ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी मीनार है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो मेरी हो या उसके आखिरी महले पे मेरा घर हो, ये जो ख्वाहिशें होती हैं, ये आपको, ये प्रतिस्पर्धा है, ये ख्वाहिश कम, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है कि ये भी हमारे पास होना चाहिए। ये सब कुछ हम जो संचयन जिसका करते हैं, वो हमारे लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, मुझे तो लगता है मंजरी बिटिया। बिल्कुल आपने सही कहा मौसी। और सीधी सादी जिंदगी में हम क्या करते हैं, और पाने की लालसा में उसे जटिल बना देते हैं। और पहले आय के साधन जो थे बहुत कम हुआ करते थे, तो जरूरतें भी कम हुआ करती थी, है ना मौसी। और लोगों में जैसे कहते हैं कि वो भावनाएं होती थी कि प्रतियोगिता भी कह लें नहीं होती थी, इच्छा नहीं होती थी, जिसे कह लें कि जिसके पास जो है वो उसी में खुश होता था। जो भोजन की थाली में परोसा गया, खा लिया, जेब खर्च की भी आवश्यकता नहीं रहती थी, है ना मौसी। मतलब जो है उसी में खुश रहते थे। तो भाई वो एक कहावत है ना, ताते पैर पसारिए जितनी चादर हो, है ना। तो हम जब अगर चादर से बाहर पैर निकालेंगे तो फिर परेशानियां तो बढ़ेंगी। और परेशानियां सिर्फ आर्थिक नहीं होती, मानसिक भी होती हैं। फिर वो और भी कई तरह की परेशानियों को, स्वास्थ्य आपका खराब होने लगता है, क्योंकि हम लगातार इस सोच के तहत दबे हुए हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और कहीं भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो सोच है, ये जो चाहत है, हमें जो ख्वाहिशों का बोझ है, हमें बहुत कमजोर कर देता है, करता है। क्योंकि भाई जो पहले जो थी क्या, इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। और लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो लोगों में लगने लगा कि भाई मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा कमाऊंगा, अच्छा खाऊंगा, और जो ये मेरा तेरा की होड़ लगने लगी, तो दिन रात का चैन सुकून भी चला गया, है ना। और मसीह देखा जाए तो जैसे कपड़ों पर, वाहनों पर, आभूषणों, साज सज्जा के सामानों, या फैशनेबल दिखना, महंगे सामान, ब्रांडेड चीजों का शौक, इन सभी की ख्वाहिश धीरे धीरे हम सब में, बच्चों से लेके बड़ों तक में होने लग जाती है। और ठीक है, माना कि भाई मांग के अनुसार हमें चलना चाहिए, लेकिन भाई इसका खामियाजा जो है वो किसी ना किसी को तो भुगतना ही पड़ता है। और रिश्तों में ना
वो खटास लाने लगती है, क्योंकि बिल्कुल। आपकी उम्मीदें इतनी ज़्यादा बंध जाती हैं कि अगर वो आपको नहीं मिला, जी। वो ख्वाहिशों का बोझ जो है, वो अपने बुजुर्गों को भी परेशान करता, बच्चे जो हैं वो उनकी नाराज़गी का जी। भी शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हमें लगता है कि परेशान करती हैं। ख्वाहिशों को थोड़ा संयम रखें, थोड़ा अपने मन जी। पे संयम रखें, इस तरह की चीज़ें। अब देखो ना, मुझे एक वो 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं जी। कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, जी। मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा जाए। ये क्या सोच बात। कहाँ चली गई मंजरी बिल्कुल। बिटिया? पता नहीं समय के साथ जाने कहाँ लुप्त हो गई है, लेकिन हुँ। हमें लगता है कि जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं अपने सखी सहेली प्रोग्राम में, सभी सखियाँ जानकारी देती हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ग्रहण करता ही है व्यक्ति, है ना? बिल्कुल। और मौसी, जब ख्वाहिशों का बोझ जब घेर लेता है, तो मन भावनात्मक रूप से उदास होने लग जाता है। और भाई किसी ने कहा है कि भावनात्मक बोझ जो है वो अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल की तरह है। ये आपके जीवन से सारे प्रकाश को खींचकर बेकार कर देता है। तो इसलिए इस भावनात्मक मोड़ पर हमें सूझबूझ का सहारा लेना चाहिए, और जिसका बोझ आपके मन और जेब पर ना पड़े। बिल्कुल मंजरी बिटिया, और हम तो अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि भाई अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखें, किसी से प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा ना करें। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। आपके अंदर संतुष्टि का भाव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और वही बात, जितनी चादर उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जीवन में आगे बढ़ना है मौसी, तो थोड़ी-थोड़ी ख्वाहिशों को ले और जिन्हें आप पूरा कर सकते हो, है ना? जैसे जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा कंधे पर बोझ उठाकर चलता है ना, तो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। दिन प्रतिदिन उसकी जो कार्य क्षमता होती है, उसके स्तर में गिरावट आने लग जाती है। कहने की तात्पर्य यही है कि बूँद-बूँद से घड़ा बढ़ता है, तो फिर एक साथ इतना बोझ क्यों उठाएँ? तो ये बातें जो हमें अपने परिवार में बच्चों को से लेके बड़ों सभी को सिखानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि एक जूता है नहीं मुझे, और वैसा बैटरी वाला कुछ चाहिए, मतलब उसके सेल लगे हो या चमक रहा हो जूता, इस तरह का। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी और हो जाए, एक घर है तो एक फ्लैट और खरीद लें, और भाई एक साड़ी है तो और 4-5 कर लें, भर लें अलमीरा अपना, है ना? इस तरह हम सब ऐसा करते हैं। सब ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोग जो हम महिलाएं हैं सखियां, हम लोग सब लोग आभूषण के बारे में भी यही रहता है, मत पूछो, नकली भी पहनना, असली भी पहनना है। सच में बिल्कुल सही कहा, नकली भी पहनना, असली भी पहनना है। तो मतलब मन नहीं भरता है, लेकिन फिर भी हम लोग को भाई अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो कुछ तो हम अपने मन पर कंट्रोल करेंगे, जिसमें ये जो बोझ है ना, ये हमारे जो परिवार में जो उठा रहे हैं, चाहे हमारे पति हो, चाहे माता पिता, कोई भी हो, तो उनकी जेब पर ना पड़े। जी, मैं जब छोटी थी ना, बढ़ रही थी ना, तब मैंने वो गीत सुन लिया था, मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। जो भी कहे जो वो तो वो शायद वो कहीं ना, वो जब आप बढ़ रहे होते हैं आपके पालन पोषण में, तो वो चीज आ गई, लेकिन वो सही नहीं है। क्या बात है, नीड कैन बी फुलफिल्ड, नीड कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ये हमें बचना है इन चीजों से। बिल्कुल मौसी। और ऐसी ही बात होती जैसे परिवार में कोई उत्सव वगैरह होता है, धार्मिक उत्सव या शादी है, नाते रिश्तेदारी में जाना है, उनके साथ व्यवहार निभाना है, तो उन सब में भी ये भी बहुत बड़ा चक्कर है। हाँ, ये इसका खर्चे का बोझ बढ़ जाता है। हाँ, मतलब उसने ये किया तो मैं आज ये करूंगा, है ना? और जैसे परिवार में 4 लोग हैं तो उनको भी हो जाता है कि भाई 4 बच्चे हैं या 2 आप हैं और 2 बच्चे हैं, आप चारों लोग गाड़ी चलाते हैं, तो लगेगा नहीं मेरी ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरी ये गाड़ी होनी चाहिए, तो उसकी साड़ी मेरी साड़ी से महंगी क्यों? जी। और इसी तरह मोबाइल है, सबको चाहिए, लैपटॉप भी सबको चाहिए। तो कहना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बोझ, ख्वाहिशें बढ़ती जाती है, मतलब अनंत है, कम होती जाती है, रातों की नींद कम हो जाती है। तो थोड़ी अपने सभी को समझा के रखें कि भाई जितना है उतना करें, लेकिन हम लोग की मौसी बातों के बीच में एक गीत हो जाना चाहिए। बिल्कुल, है ना? तो कौन सा गीत सुनवा रही हो? तो बस सुनवाते हैं हम एक प्यारा सा गीत।
मौसी अब देखिए खाने की बात हो जाए, है ना? हाँ, लेकिन मौसी खाने आई की है तो बात भी से खाना तो होना चाहिए। क्यों नहीं, बिल्कुल जी। लेकिन मंजरी बिटिया पहले मैं एक पहेली अच्छा, तुमसे पूछ रही हूँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, तैयार हो? जी, बिल्कुल। हरी थी मन भरी थी, 100 लाख मोती जड़ी थी, हुँ। बाबा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। भुट्टा। पता था ना तुम्हें? जी, बिल्कुल। ये बड़ी भुट्टा प्यारी। पसंद है? हाँ, भुट्टा बहुत पसंद है और कैसे खाती हो? बस भून के, पहले तो भून के ही भून के। खाया जाता था, तो वही याद है। और भुट्टे के जो बाल होते थे ना, उसके निकाल करके हम लोग मूछें बनाया करते थे बचपन में, दाढ़ी मुझे मूछें। याद है। तो बड़ी प्यारी सी यादें हैं। तो देखिए, एक सखी ने लिखकर भेजा है कि भुट्टा खाने के बाद उसके मेढ़ा को ऐसे ही फेंक देते थे, तो मेरी नानी बोलती थी कि सूंघ कर फेंको नहीं तो सर्दी लग जाएगी। भुट्टा खाने के बाद पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। भुट्टे के मेड़ को सुखाकर रखा जाता था। बारिश के दिनों में बुखार होने पर इससे तलवे को रगड़ा जाता था और जिससे बुखार डाउन होता था, ऐसा मैंने देखा है। और ये जो भुट्टे के बीज की जो होती थी, तो उसको जला करके उसका पाउडर निकाला जाता था और उसको शहद के साथ खांसी के समय चटाया जाता था। तो ये मतलब उस समय के नुस्खे होते थे। हाँ। तो देखिए, बहुत सारी लोगों ने लिखा है कि रिमझिम बारिश में सोंधी सोंधी खुशबू लेते हुए लोगों को चटपटा और गर्म भुट्टा खाने में खूब मजा आता है। वैसे तो इसके दानों को उबाल कर भी खाया जाता है, परंतु आग पर भुने भुट्टे और उस पर नींबू और चाट मसाला लगाकर खाने का मजा ही कुछ और है। मुंह में पानी आ गया मौसी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बस भुट्टे को लेके और उसका छिलका हटाकर और कुकर में डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ और 2 सीटी लगा दी, 2-3 सीटी, इतना बढ़िया उबल कर बाहर निकल कर आता है। क्या बात है। बहुत पसंद है। उसके दाने भी निकाल कर ना घी में थोड़ा जीरा डाल के भून दो, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। बिल्कुल मौसी। और एक संदेश में एक और व्यंजन है मौसी, भुट्टे के लड्डू। तो इसकी विधि है कि 1 किलो भुट्टे, 200 ग्राम खोया, 200 ग्राम घी, 250 ग्राम शक्कर का बूरा, 2 टेबल स्पून बेसन, इलायची पाउडर, बादाम कटे हुए, 6-7 केसर भीगी हुई। और इसकी विधि है कि भुट्टे के दाने निकाल कर मिक्सी में पीस लें, ज्यादा महीन नहीं करें। अब कढ़ाई में 150 ग्राम घी डालें और भुट्टे का कीस और बेसन डालकर चलाएं। आंच मीडियम रखें। जब बिखरने लगे, बादामी रंग का हो जाए तो नीचे उतार लें। खोया 5 मिनट खोया डालें और 5 मिनट तक सेक लें। जब भुट्टे ठंडे हो जाएं तो खोया, शक्कर, भूरा इलायची पाउडर, भीगी हुई केसर, कटे बादाम डालकर मिलाएं। आवश्यकता हो तो उतना घी पिघलाकर डालें जिससे लड्डू बनाने में आसानी हो। और ये लड्डू 10 से 15 दिनों तक खराब नहीं होते हैं। तो भाई, तो त्योहार पर इन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर भाइयों को खिलाएं और खुद भी खाएं। तो बड़ी प्यारी सी रेसिपी है ना। बना तो ला रही हो ना? बिल्कुल। बड़ा आसान सा तरीका था लेकिन। और एक गीत सुन लेते हैं मौसी। जरूर। खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, रोको पागल मन को कि जिसने चाहा तुमको, मेरी बाहों से परे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो। रुत ये दूरी की नहीं है, हाँ। रुत ये दूरी की नहीं है, गोरी कहीं है, पीली कहीं है। रुकिए तो, अरे रे 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 रुकिए तो, अरे अरे ऐसा क्या, अरे रे 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 सुनिए तो, हाँ। रुको चंचल मन को कि जिसने चाहा तुमको, आजी गुस्से में भरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो।
मौसी प्रोग्राम से बिल्कुल विदा ले लेते हैं। तो बिल्कुल, देखो ना, इसमें ये कह रही थी कि जी। गुस्से की बात हो रही थी, मुझे लगा मैं पूछूं कि भाई गुस्सा तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, नहीं जी। होती हो ना गुस्सा कभी? नहीं नहीं तो लेते हैं विदा। और तो सभी कहते को मंजरी वर्मा और मौसी का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।